आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है कि आपको उसकी जानकारी दी जाए। जी हाँ, आप सामने देख रहे हैं हिंदी अनिवार्य नए पाठ्यक्रम और नए सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर जो पाठ्यक्रम लागू हो रहा है इस वर्ष, वो सभी के लिए है। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इन सभी पाठ्यक्रम में एक समान प्रश्न पत्र रखा गया है हिंदी अनिवार्य का। और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आज उन्हीं के संदर्भ में आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अंत तक देखें, पूरी देखें। और सबसे पहले हम जानकारी इसकी देने जा रहे हैं, तो देखिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये लीजिए, सबसे पहले इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सेमेस्टर प्रणाली है, प्रथम सेमेस्टर है, द्वितीय सेमेस्टर है। जी हाँ, पहले सेमेस्टर में आप देख रहे हैं व्याकरण खंड है। बिल्कुल याद रखें, 50 अंकों का है। यानी कि जो दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है प्रथम सेमेस्टर की, वो 50 अंकों की होगी। और 50 में भी आपके होंगे 10 और 40, ऐसे करके होंगे 50। जी हाँ, लिखित परीक्षा तो 40 अंकों की ही होगी। और 10 अंक आपको महाविद्यालय में जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं उसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। तो आपको प्राप्त करना है 50 में से। ये पहला सेमेस्टर जो दिसंबर में संभावित है होने जा रहा है। दूसरा सेमेस्टर देखिए, जिसकी संभावना है कि मई जून के आसपास से दूसरा सेमेस्टर होगा। उसमें गद्य पद्य खंड है। जी हाँ, काव्य खंड है, साहित्य का खंड है। इसमें इसमें साहित्य खंड को लिया गया है। यानी कि पुस्तक है, उसमें गद्य की रचनाएं भी है और पद्य की भी है। इसका भी अंक भार ठीक 50 अंकों का ही है। बिल्कुल। और 50 और 50 दोनों मिलकर हो जाते हैं 100 अंक। यानी कि एक वर्ष में आपको 100 अंकों के आधार पर आपके अंक तालिका जारी की जाएगी। 2 सेमेस्टर, एक वर्ष, और फिर आपकी अंक तालिका जारी की जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे शायद। अगर किसी की ये चीज समझ में नहीं आए और लिखना चाहें, तो रोक करके वीडियो को आप इसको लिख भी सकते हैं। और आगे देखिए, प्रथम सेमेस्टर की हम बात करें, जैसा कि हमने कहा कि व्याकरण खंड का है, तो उसमें देखिए प्रथम सेमेस्टर व्याकरण खंड, और कुल अंक बाहर इसका 50 अंक है। प्रश्न पत्र लिखित होगा, विवरणात्मक होगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि एबेसेदे वाले होंगे, एबेसेदे वाले नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन तो होंगे बहुत ही छोटे, यानी लघुत्रात्मक। कुछ होंगे मध्यम, कुछ होंगे दीर्घ। दीर्घ में जैसे आपका निबंध आ जाएगा, पत्र लेखन आ जाएगा। आदि बड़े हो जाएंगे, छोटे में आ जाएंगे, जैसे शब्द दिए हैं और कहा जाएगा कि इस शब्दों का उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, या संज्ञा की परिभाषा आदि पूछ ली। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और उसी में आपको लिख करके आना है। इसी में देखिए, अगर हम बात करें व्याकरण खंड की, जो बहुत जल्दी होने जा रहा है, लगभग 1 डेढ़ महीने का ही समय आपके पास शेष है। और बहुत कम समय में आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें और किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसी के बारे में देखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु हैं, और उन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, देखो, सबसे पहला बिंदु है निबंध लेखन का। जी हाँ, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक और निविदा, इनसे संबंधित एक सवाल आपको पूछा जाएगा, आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी अथवा में आएगा। और आपसे पूछा जाएगा अर्ध सरकारी या सरकारी या ज्ञापन या निविदा, कोई भी एक प्रारूप आपको लिखना है। तो इसको बोलते हैं पत्र लेखन। इसको बोलेंगे हम पत्र लेखन, थोड़ा उल्टा लिख गया, ये पत्र लेखन के प्रकार है। निबंध की बात करें तो निबंध भी 400 शब्दों का होगा। और उसके विषय तो आप जानते ही हैं, जो पहले से आप देते लिखते आ रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से संबंधित हो सकता है, किसी सामाजिक मुद्दे पर हो सकता है, या किसी राजनीतिक मुद्दे पर हो सकता है। वो सब तो होंगे निबंध के। और ये सारे हैं पत्र के। इन पत्रों में से कोई विकल्प दिया जाएगा आपको अथवा में, उसमें से एक करना है। और देखिए, 2 बिंदु ये हो गए, ये बड़े बिंदु हैं। तीसरा आपका आता है प्रत्यय। जी हाँ, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ व भाव बदलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग, उपसर्ग से संबंधित भी सवाल दिए जाएंगे। इनमें क्या दिए जाएंगे, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको सीधे शब्द दिए जाएंगे, या फिर प्रत्यय और उपसर्ग दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि इनके योग से बनने वाले 2 नवीन शब्द बनाइए। ये आगे की कक्षा में हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करने भी वाले हैं। फिलहाल तो सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं। संधि भी इसमें जोड़ दिया गया है। 3 प्रकार की संधि हैं आपको, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि।
ये पूछी जाएंगी, शब्द दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछ लें, संधि विच्छेद करके पूछ लें, कुछ भी। समास, 6 समास हैं, समासों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। संज्ञा का पूछा जाएगा, व्यक्तिगत, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के बारे में। सर्वनाम का भी पूछा जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, उन्हीं के भेद हैं, प्रकार हैं आदि। विशेषण भी, बिल्कुल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण भी इसमें जोड़ा गया है, क्रिया भी इसमें जोड़ी गई है। और ये सारे सरल सरल बिंदु हैं जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। जी हाँ, आप स्कूलों में पढ़ते आए हैं, अब पहली बार आप कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं, तो आपके लिए नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो आप पहले पढ़ते आए हैं। आवश्यकता एक बार दोहराने की, पुनरावृत्ति की है, जो हम आगे के कक्षाओं में शीघ्र ही आपके लिए लेकर आएंगे। ज्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, आप इनको जल्दी से लिख लें, उतार लें और नोट कर लें, तैयार हो जाएं परीक्षा के लिए, प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। आगे देखिए, कुछ बिंदु और हैं जो इसमें जोड़े गए हैं, उनमें है सब शुद्धि। जी हाँ, कोई भी शब्द दिया जाएगा, अशुद्ध दिया जाएगा तो कहा जाएगा शुद्ध लिखिए और उसको शुद्ध रूप बताना है। या फिर चार दे करके कहा जाएगा कौन से शब्द निम्न चार में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो उसकी पहचान करनी है। और किस किस प्रकार से के शब्द आएंगे ये हम आगे की कक्षा में देखेंगे। वाक्य शुद्धि, कोई भी वाक्य देंगे, अशुद्धि देंगे, अशुद्धि का प्रकार पूछ सकते हैं, वाक्य को शुद्ध रूप में कैसे लिखना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछेंगे ही। मुहावरे भी जुड़े हुए हैं, लोकोक्ति भी हैं, संक्षेपण और पल्लवन भी हैं। संक्षेपण, बिल्कुल कोई बड़ा कथन होगा, बड़ा कोई गद्यांश होगा और उसको संक्षिप्त में लिखना है। और इसके ठीक विपरीत आपको पल्लवन दिया जाएगा, कोई सुक्ति दी जाएगी छोटे शब्दों में और कहा जाएगा कि इसका पल्लवन कीजिए, विस्तार कीजिए। ये आप पहले से जानते हैं, इनका थोड़ा सा अभ्यास की और आवश्यकता है, बिंदुवार हम आगे देखेंगे, तो आप इनको भी नोट कर लें, ये भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इससे आगे हम देखते हैं व्याकरण की पूरी रणनीति क्या है। व्याकरण 40 अंकों की होगी परीक्षा, लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी? 40। जी हाँ, याद रखें, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर यह पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो पूरे भारत में लागू होगा धीरे धीरे। अब ये राजस्थान विश्वविद्यालय ने लागू कर दिया है और उसी की तर्ज पर देखिए 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो ऐसे जोड़ करके आपके हो जाएंगे 50। आपसे पूछे कि हिंदी अनिवार्य का पहला सेमेस्टर कितने अंकों का होगा, तो आप कहेंगे 50 लिखित परीक्षा, 40 आंतरिक मूल्यांकन के 10। सीधी सी गणित है, ज्यादा भाग जोड़ नहीं है। और व्याकरण में और देखिए 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन। जी हाँ, इसकी भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, क्या होता है आंतरिक मूल्यांकन और कैसे दिया जाएगा। आप जिस भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हो और जो भी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यह आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा। ये भी एक लिखित ही है, लेकिन वो इसका मूल्यांकन वो स्वयं करेंगे और आपको 10 में से अंक देंगे। 10 में से आप कितने लाते हो, पूरे 10 लाते हो, 9 लाते हो, या 5 ही ला पाते हो, या कितने ला पाते हो, यह आप पर निर्भर है। देखो क्या पूछा जाएगा उसमें, राजस्थान के किसी ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक स्थल की यात्रा का विवरणात्मक लेख लिखना है। जी हाँ, आपने कोई भी एक शैक्षिक भ्रमण किया होगा, ऐतिहासिक भ्रमण किया होगा, उसी ऐतिहासिक भ्रमण का आंखों देखा विवरणात्मक विवेचन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी आमेर गए हैं घूमने के लिए, जयपुर के आमेर में, तो आपको वही पूरा आंखों देखा हाल लिखना है कि हमारा 20 से विद्यार्थियों का दल इस प्रकार से हम पहुंचे और वहां पर हमने कौन कौन से महल देखे, किस किस प्रकार से देखे, क्या उसकी ऐतिहासिकता है, क्या वहां की संस्कृति है, आदि के बारे में आप कितना अच्छा लिख सकते हो, उसी के 10 अंक है। तो ये उसी के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर संबंधित आपके जो सहायक आचार्य होंगे उन्हीं के द्वारा ये अंक दिए जाएंगे और ये बहुत सरल होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कर लें पहले। 10 अंक ये हैं, 40 अंकों की लिखित परीक्षा है। और मैं समझता हूं कि अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो पहला सेमेस्टर यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे सेमेस्टर की बात, हालांकि बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आप कहेंगे कि सर पहला सेमेस्टर तो अभी लगा ही नहीं है, हम दूसरे सेमेस्टर पर पहुंच गए। जी हाँ, पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आपको ये तैयार होना है कि दूसरे सेमेस्टर में क्या है, दूसरे सेमेस्टर में क्या है और क्या क्या चीजें आपके आने वाली है, ये थोड़ा सा देख ले। पढ़ना नहीं है अभी, पढ़ने के लिए अभी समय है, इसे अभी नहीं पढ़ना है, और देख ले जरूर। वही 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 10 अंक महाविद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे और वो किससे संबंधित होंगे। अब वो ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण नहीं होगा, अब क्या होगा, राजस्थानी
किसी कवि या लेखक का परिचय लिखना है। राजस्थान के बहुत से वर्तमान या पुराने समकालीन अनेक साहित्यकार, अनेक कवि हैं। उन्हीं कवियों पर किसी एक को चुनना है, जैसे कि विजयदान देथा को चुना या फिर और किसी को भी, नंद भारद्वाज को चुना, किसी को भी आप चुन सकते हो। उसका व्यक्तित्व है, उसका कर्तृत्व है, आपको लिखना है। कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, शिक्षा दीक्षा, परिवार कैसा है, क्या पृष्ठभूमि है, आदि के बारे में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखिए। आपको कॉलेज में, आपके ही महाविद्यालय में ये टेस्ट लिया जाएगा और उसके 10 अंक दिए जाएंगे, पूरे 10 ला सकते हैं आप। और राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में अगर आज तक आपको जानकारी नहीं है तो आज ही जुट जाइए। राजस्थानी साहित्यकार कवि कौन कौन हैं, कौन कौन हुए हैं और कैसे इतिहास में उनका नाम दर्ज हुआ है, उनके बारे में तैयारी करना, जुट जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 10 अंक आपको उसमें मिलने वाले हैं। और देखते हैं इस खंड को, यानी कि द्वितीय सेमेस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मई जून में संभावना है द्वितीय सेमेस्टर होने की, उसमें देखो गद्य पद्य से संबंधित रचनाओं को सवाल पूछे जाएंगे। गद्य पद्य वही है जो पहले पाठ्यक्रम हुआ करता था। जैसे आपने कक्षा 12 में कोई भी किताब का नाम होगा, वितान होगा, पीयूष होगा, कोई भी एक रचना होगी, उसमें देखा होगा कि 10 पाठ गद्य के हैं, 10 पद्य के हैं, वही इसमें होने वाले हैं। और कैसे होने वाला है थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कवि हैं, और पहले पद्य के ही देख लेते हैं। पद्य में कौन कौन से कवि हैं जिनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जहन में रखनी है। जी हाँ, सबसे पहले कबीरदास। कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक है, निर्गुण काव्य धारा के। और कबीर की साखी लगाई गई है, गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग, जो बहुत बार पढ़ा है आपने। और वहीं गुरुदेव और सुमिरन के अंगों की साखियां पूरी नहीं है, ये भी कुछ लगाई गई है, 10-5 इनकी संख्या निश्चित है। उन्हीं में से व्याख्या खंड आएगा। जी हाँ, इसमें व्याख्या भी आएगी और प्रश्नोत्तर भी आएंगे। तो गुरुदेव को अंग में आप पढ़ेंगे साखी, दोहे जो हैं। तुलसीदास की रचनाएं भी इसमें आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई द्वितीय सेमेस्टर में। रामचरितमानस, और उसमें जोड़ा गया आपके लंका कांड, 7 कांडों में से लंका कांड। जी हाँ, अंतिम से पहला कांड, अंतिम तो उत्तर कांड है, उससे पहले लंका कांड। और लंका कांड की कुछ पंक्तियां रामचरितमानस तुलसी में जो आप पढ़ते आए हैं, मुख जुबानी आपको याद है, उन्हीं के बारे में आगे कक्षा में हम लेकर भी आएंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे, उनके बारे में संदर्भ भी देखेंगे। और फिर आते हैं आपके प्रिय कवि सूरदास। जी हाँ, सूरदास, जाने कितनी बार आपने पढ़ा है और आपकी जुबान पर उनके पद आप आज भी आपको मौखिक याद है। भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के ही कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। वही है, घबराए नहीं हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वही वैसे ही पद है जो बहुत सरल है, आप कर पाएंगे। और फिर है आपकी प्रिय कवियत्री मीराबाई, और मीरा की पदावली के कुछ पद इसमें जोड़े गए हैं। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, अब आधुनिक काल में आ गए हैं। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त, और उनकी रचना जो पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, इनको याद कर लें अंगुलियों पर। कम से कम पहला प्राथमिक कार्य तो यह रखें कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, तो याद रखें आज के बाद कौन सी, मातृभूमि। जी हाँ, हैं आपके निराला, छायावादी प्रसिद्ध कवि निराला। बादल राग भाग 6, बिल्कुल बादल राग भाग 6, इसको पूरा नाम याद रखें। और वह तोड़ती पत्थर, प्रगतिवादी चेतना की प्रतीक, दोनों ही कविताएं निराला की आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है। भाई कुछ भी कहो, ये दोनों ही कविताएं अपना बहुत ही प्रिय कविताओं में से एक है। आगे देखिए, हिरोशिमा और जो पुल बनाएंगे और सांप, 3 रचनाएं ली गई हैं। आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, आगे की 3 रचनाएं, और छोटी छोटी रचनाएं हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। नाम याद रखें, पहले हिरोशिमा जो पुल बनाएंगे और सांप। और देखिए आगे नागार्जुन, ये दिख रहा होगा आपको, मैं इधर कर देता हूँ। हाँ, ये नागार्जुन की देखो 2 रचनाएं लगाई गई हैं। गुलाबी चूड़ियां, हो सकता है ये पहली बार आपको दर्शन हो और पहली बार देखें, लेकिन याद रख लेना नागार्जुन, प्रगतिवादी प्रमुख कवि नागार्जुन। गुलाबी चूड़ियां, अकाल और उसके बाद, ये तो आपने जरूर सुनी होगी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, वही अकाल दर्शन।
और वो उसी की पंक्तियां आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। कुछ भी कहें, पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा और इसमें आपको याद भी रह पाएगा। इनको याद करना है, प्राथमिक कार्य यही होगा। कौन से कवि आपके पाठ्यक्रम में है और उनकी कौन सी कृतियां आपको पढ़नी है। अब इसके अलावा गद्य की रचनाएं भी हैं, और गद्य की कौन कौन सी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है, ये आपके सामने है। जी हाँ, देखो, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, वही हामिद का चिमटा, जो आपने पढ़ी है, बचपन में जरूर पढ़ी है। अगर पूरी नहीं पढ़ी तो सुनी जरूर है। अपनी दादी के लिए किस प्रकार से मेले में जाता है और किस प्रकार से ईद के मेले से चिमटा खरीद कर लाता है। लोग क्या क्या खरीदते हैं, हामिद क्या खरीद के लाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह, एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा बिज्जी, राजस्थान के साहित्यकार हैं, और उनकी कहानी उजाले के मुसाहिब। ये हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हैं, आजकल ये बहुत चर्चित कहानियों में से है। और किस प्रकार सामंती चाटुकारिता का इसमें चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर और व्यंग्य पर आधारित ये कहानी आप पढ़ेंगे, विजयदान देथा उजाले के मुसाहिब। और ये दो ही कहानियां हैं, कहानियां तो दो हैं, गद्य भाग है इसलिए गद्य की और भी विधाओं को स्थान दिया गया है। आगे फिर निबंध आ जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और बहुत प्रसिद्ध निबंध है। जी हाँ, मानव की पाश्विक प्रवृत्ति के प्रतीक इन नाखूनों के बारे में इतना सुंदर निबंध लिखा गया है, इससे आप लाभान्वित हो पाएंगे और बहुत कुछ जान पाएंगे। क्यों पढ़ेंगे, व्याख्याओं के लिए, प्रश्नोत्तरों के लिए, इसलिए ये द्वितीय सेमेस्टर का भाग है। आज भी खड़े हैं तालाब, और ये भी अनुपम मिश्र राजस्थानी साहित्यकार का ये आप लेख है, पर्यावरण से संबंधित है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर व्यंग्य लेख, जी हाँ, ये भी आप जान पाएंगे। और इसके बाद हरिशंकर परसाई का व्यंग्यकार है, उनका ये पहले भी पाठ्यक्रम में था, दोबारा से इसी को जोड़ा गया है। शरद के साथ बिताया हुआ कुछ समय, अमृतलाल नागर, और ये संस्मरण विद्या में से एक आता है, ये भी आप पढ़ेंगे। नीलू, बिल्कुल, और ये देखिए नीलू जो है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, बिल्कुल, आपने गोरा वगैरह पढ़ा होगा और लक्ष्मी लक्ष्मा वगैरह पढ़ा होगा, अब पढ़ेंगे नीलू, बहुत सुंदर ये है। और थोड़ा सा इसको उठाकर देखते हैं तो इधर लिखा है राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट, और ये है 8 जनवरी, 8 जनवरी का रामधारी सिंह दिनकर, और ये डायरी के कुछ पन्ने हैं, रामधारी सिंह दिनकर के डायरी का एक पन्ना और कुछ अंश लिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, तो डायरी विद्या से भी संबंधित यहाँ पाठ्यक्रम में है। और फिर बस इतना ही है। कितना लघु और छोटा पाठ्यक्रम, क्योंकि अंक भी तो 40 ही है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं दिया। गद्य में भी कुछ दो कहानियां हैं, एक दो निबंध है, संस्मरण है, बस ऐसे करके लिया है। और पद्य में भी कुछ कबीर वगैरह, तुलसी सूर वगैरह, मीराबाई लिया है, और इतना ही है। थोड़ा सा इनका विश्लेषण देखें, थोड़ा सा हमने प्रयास किया है, हालांकि आगे की कक्षा में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। कबीर की चर्चा की थी, कबीर लगे हुए हैं, तो कबीर की ग्रंथावली है और संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने, वही पढ़नी है आपको, उनके द्वारा संपादित। और गुरुदेव के अंक 5 साखी, और विरह का अंक 5 साखी, केवल 5 साखी का मतलब दोहा है, तो 5 तो ये है, 5 ये है, बस कबीर यही समाप्त हो जाते हैं। और आगे देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि सूरदास भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो सूर में देखिए कौन कौन से पद हैं, सूर सागर, और संपादित किया है यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में लिया है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा वाला लिया है, कुल 5 पद लिए हैं, कुल 5 पद। और देखिए कौन कौन से, सूर सागर सार लिया है यहाँ, चरण कमल वंदो हरि राई, एक तो ये पद है। दूसरा है यशोदा हरि पालने झुलावे, बहुत प्रसिद्ध ब्रजभाषा का अच्छा प्रयोग। खेलन खेलन में को काको गुसैया, आयो घोष बड़ो व्यापारी, संदेशो देव की सो कहियो। ये लीजिए 1 2 3 4 5, और ये सूरदास हो गए आपके पूरे, बिल्कुल एक कक्षा में ही आपको इनको अच्छी व्याख्या पढ़ सकते हैं। ये सूरदास थे। आगे देखे तुलसीदास, और जैसा कि श्री रामचरितमानस का लंका कांड लगा हुआ है, और उसका भी 1 2 पद ही है, कौन सा, रावणु रथी वीरत रघुवीरा, और निज 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 प्रभु आन वाला पद आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। बस छोटा सा अनिवार्य का है, ज्यादा विस्तार आपको नहीं पढ़ना है। तो श्री रामचरितमानस में भी है। रही बात मीरा की, और मीरा के देखो कौन से पद लगे हुए हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद है, पद संख्या 2, संपादक शंभू सिंह मनोहर।
डॉक्टर शंभू सिंह मन्नार द्वारा संपादित मीरा पदावली। और उसी में से देखो ये पद लिया है, पद संख्या 2। ये महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम अन्य संपादक की पुस्तक ले आते हैं और वो पाठ्यक्रम अनुसार ही नहीं है, और परीक्षा में पद आ जाता है तो हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, आपने सही पुस्तक नहीं पढ़ी थी, इसलिए ऐसी समस्या आ जाती है। पुस्तक के संपादक आप अच्छी तरह देख करके, रचनाओं को देखकर, पदों को देखकर ही खरीदेंगे। और देखो, बस्यो मेरे नैनन में नंदलाल, एक पद ये है। दूसरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भी पद आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। पद संख्या 10 है। और आगे 11वां भी लगाया है, मैं तो सांवरे के रंग राची। ये भी सुंदर पद है। और 12वां भी है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ये भी पद लगा हुआ है। और मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सुंगो, लियो रे मैंने तराजू तोल। और मीरा की पदावली, सुंदर पदावली, बस 1 2 3 4 5 एक ही कक्षा का पूरा सामग्री है, बस पढ़ लेंगे आप। ये आपके मीरा के हैं। और बस फिर हमने गद्य का प्रयास किया है। गद्य में क्या है, और इसमें देखो हमने किस प्रकार से रणनीति बनाई, ये आगे कक्षा में देखेंगे। हालांकि मैं थोड़ा दर्शन ही करा दूं। उजाले के मुसाहिब सबसे महत्वपूर्ण कहानी में से एक है, विजयदान देथा। और उसमें देखो क्या क्या बताया गया है, ये इसके बारे में लिखा गया है। विजयदान देथा को बीजी नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म देखो जोधपुर में 1926 को हुआ। और इस कहानी में देखो चकवा चकवी से कहता है ये कहानी, उसको माध्यम बना करके। ऐसी बातें हमने बताई गई, आज इनका विस्तार नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। मुख्य रूप से इसमें क्या है कहानी में, ये एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। क्या है, सामंतवादी सोच का चित्रण है, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग्य है, झूठे सम्मान की प्रतिस्पर्धा है इसमें, शासक की अज्ञानता का चित्रण है, चाटुकारिता की प्रवृत्ति का भी चित्रण किया गया है। बस इतना ही है इसमें। ये मुख्य मुख्य बिंदु है जो परीक्षा में आएंगे। और ऐसा ही कुछ इसमें इनके बारे में साहित्यकार विजय दान था, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें आप दर्शन भी कर सकते हैं। और देखिए, ये हैं आप विजय दान देथा। हाल ही में शायद 2013 में ही इनका देहांत हुआ। मैं इनसे जब मिला था उसके कुछ महीने बाद में ही इनका देहांत हुआ। और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आपने ज्यादा नहीं तो इनकी कहानी, अगर रचनाएं नहीं पढ़ी हो तो पहली फिल्म जरूर देखी होगी, जो इन्हीं की कहानी पर आधारित है। और बहुत अच्छे साहित्यकार आप रहे हैं। और इस प्रकार से इनकी रचनाओं का थोड़ा सा परिचय देने का हमने प्रयास किया है। किस प्रकार से कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं और किस प्रकार से हैं। आप मुख्य रूप से बातारी फुलवारी तो जानते ही हो, 14 खंडों में, 14 भागों में आई थी और बहुत ही लोकप्रिय हुई है। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, इनके बारे में और विस्तार से। और मुझे लगता है कि आज की कक्षा ज्यादा बड़ी नहीं हो, और पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए ही बनाई गई थी। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म पर, हमारा उद्देश्य था कि कई दिनों से छात्रों के संदेश आ रहे थे, सर पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, क्या चीजें हैं, अभी तक किताबें नहीं आई हैं, विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है। तो आप सबके उत्तर शायद आज इस कक्षा को देखने के बाद अब नहीं रहने चाहिए। अब आपकी शंकाएं दूर हो भी जानी चाहिए कि आप इन पाठ्यक्रम को लिख लें, याद कर लें, और फिर जल्दी ही पुस्तक हमारी जो आने वाली है उस पुस्तक को खरीद लें और लग जाइए, जुट जाइए नई शिक्षा नीति, नए पाठ्यक्रम में। और आप ही का स्वागत पाठ्यक्रम करने जा रहा है, तो उसी में जुट करके अच्छी तैयारी कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर प्रणाली है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, और उसमें आपका अच्छा स्कोर हो। भले ही आपकी 12वीं कक्षा में कितनी परसेंटेज रही हो, अब महाविद्यालय में अच्छे अंक आपके आने ही चाहिए। आज के लिए इतना ही है, फिर आएंगे नई कक्षा लेकर, नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।